जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार समाधान स्टडी। और लगातार आप सभी साथियों के लिए कंटिन्यू प्रतिदिन इतनी मेहनत चल रही है और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस मेहनत को जो है मत जाने दीजिए, क्योंकि लगातार आपके लिए हम लोग बहुत ही शानदार सी क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए और समाधान स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर जो है लगातार आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट और बेस्ट क्वालिटी की चीज़ें प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए साथियों, आइए आज स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इससे बेस्ट आखिर हो ही क्या सकता है, ये हम लोग आपको बताएंगे। तो चलिए देखिए, आपके स्क्रीन पर पहला ही क्वेश्चन आ चुका है और जो बोला गया है कि सूची दिया हुआ है, आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। चलिए जानते हैं क्या होगा सही जोड़ी। साथ में इसके पीडीएफ आपको कहाँ मिलने वाले हैं, तो साथ में अगर आप लोग समाधान स्टडी के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो इसका पीडीएफ आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, बोला गया है कि त्रिवलिनी कपाट, द्विवलिनी कपाट और अर्धचंद्राकार कपाट, तो कहाँ कौन से कपाट खुलते हैं ये हमें बताना है। तो देखिए, नोट करिएगा सभी साथी, अगर त्रिवलनी कपाट की बात करेंगे, क्या साथियों, अगर त्रिवलनी कपाट की बात करेंगे तो यह खुलेंगे दाएं आलिंद व दाएं निलय के बीच में। कहाँ? दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में। अगर बात करें आपका द्विवलनी कपाट की, तो द्विवलनी कपाट बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में खुलेंगे। और बात करें अर्धचंद्राकार कपाट, कौन साथियों? अर्धचंद्राकार कपाट की बात करें तो आपका दाएं निलयोम फुसफुसी धमनी के बीच में खुलेंगे। तो आप सभी को नोट करना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन स्लोली हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और साथियों, ऑलमोस्ट आप 1.5 से 2 मंथ हो चुके हैं, आपको पता चल चुका होगा कि जो कंटेंट की क्वालिटी है बहुत बेस्ट है साथियों। और भी चीज़ें मैं आपको करवाने वाला हूं, पर आप लोग लगातार और जो है समाधान स्टडी के इस वीडियो को शेयर किया करें। ठीक है, आप तो क्वालिफाई कर लेंगे, पर आपके साथ अगर आपके दोस्तों भी क्वालिफाई कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। फाइब्रिनोजेन और दिया है आपका परासरणीय संतुलन, और ग्लोब्युलिन रुधिर का थक्का, और एल्बुमिन दिया है प्रतिरक्षा क्रिया विधि। तो चलिए नोट करिएगा, फाइब्रिनोजन की अगर बात करें तो ये होगा आपका रुधिर का थक्का। फाइब्रिनोजन से क्या होता है? रुधिर का थक्का लगता है आपका। जो है ग्लोब्युलिन की बात करें, बी में दिया है ग्लोब्युलिन, तो ये क्या है साथियों? तो ग्लोब्युलिन होगा आपका क्या? ग्लोब्युलिन क्या होगा? चलिए ये भी हमें बताना पड़ेगा। तो ग्लोब्युलिन होगा आपका प्रतिरक्षा क्रियाविधि, और एल्बुमिन की बात करें तो यह होगा आपका परासरणी संतुलन। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। और ऑब्वियसली सभी साथी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि वयस्क मानव में आरबीसी की बात करें, रेड ब्लड सेल्स की बात करें, यह आपका अकेंद्रीय होती है। निम्न में से कौन सा या कौन से कथन इस लक्षण की सबसे उचित व्याख्या करते हैं? इन्हें प्रजनन करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये कायिक कोशिकाएं हैं, और ये जो है अपचायक नहीं करती है, और इनका समस्त आंतरिक स्थल जो है आपका ऑक्सीजन संवहन के लिए उपलब्ध होता है। तो चलिए सभी साथी आंसर करिएगा, आंसर क्या हो सकता है। तो साथियों, आप सभी आंसर जो भी साथी आंसर कर पाएंगे, केवल व केवल फोर्थ तो बिल्कुल सही आंसर होगा। उचित विकल्प होगा कि इनका समस्त आंतरिक स्थल ऑक्सीजन संवहन के लिए उपलब्ध होता है। आपका ए आंसर करेक्ट होगा साथियों, जो ऑप्शन नंबर 4 में है, केवल व केवल जो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या दिया है? यकृत निवाहिका शिरा द्वारा यकृत में रुधिर कहाँ से आता है? हृदय से, आमाशय से, वृक्क से, या फिर आंत से? बताइए सभी साथी। तो साथियों, यह कहाँ से आता है? क्या हमारा राइट आंसर आंत से होगा क्या? कि यकृत निवाहिका तंत्र में यकृत निवाहिका आपका शिरा आंत से यकृत में रुधिर का परिवहन करती है, और यह शिरा आंत द्वारा अवशोषित सभी पोषक तत्वों को यकृत से ले जाती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, उन रुधिर कोशिकाओं के नाम बताइए जिनकी संख्या में कमी होने का या होने पर रुधिर स्कंदन प्रक्रिया में क्या होती है? गड़बड़ हो जाती है, और इनके कारण शरीर से काफ़ी रुधिर बह जाता है। तो आपका होगा बिंबाणु, आपका रुधिराणु,
स्वे आपका श्वेताणु या फिर आपका होगा उभयरंजी, क्या हो सकता है? तो थ्रोम्बोप्लास्ट क्या आप सभी लोगों ने लगाया है क्या? क्या होगा आपका जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। आपका जो थ्रोम्बोसाइट्स होता है ना, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स की रुधिर की संख्या कम हो जाने पर रुधिर स्कंदन मतलब ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया में कमी आ जाती है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों दिया गया है कि सीरम रुधिर से भिन्न होता है, क्यों होता है, ये हमें बताना है। तो इसमें प्रतिपिंड नहीं होते हैं और इनमें ग्लोबुलिन नहीं होते हैं, इनमें एल्बुमिन नहीं होते हैं और इनमें स्कंदन जो है कारण इनमें स्कंदन कारक नहीं होते हैं। क्या आंसर हो सकता है? तो रुधिर के जो है प्लाज्मा से जब सभी स्कंदनकारी कारकों को निकाल ये जो है लेते हैं तो बचा हुआ जो सीरम है, ठीक है, बचा हुआ द्रव जो है सीरम कहलाता है। तो आप सभी लोग नोट करिएगा, अगर आप सभी लोगों ने लगाया है कि इनमें स्कंदन कारक नहीं होते हैं, ठीक है, क्या है डी आंसर डेफिनेटली राइट आंसर है और सभी साथी इसे कर पाए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि फुसफुस धमनी के भीतर रुधिर दाब होता है। फुसफुस धमनी के भीतर रुधिर दाब होता है। तो पहला ऑप्शन है आपका केरोडिट के भीतर जितना होता है उससे अधिक होता है। फुसफुस सिरा के भीतर जितना होता है उससे अधिक होता है। महाशिरा के भीतर जितना होता है उससे कम होता है या उतना ही जितना महाधमनी से भीतर होता है। क्या आंसर होगा बताइए जरा। तो साथियों सभी लोग नोट करिएगा कि फुसफुसीय धमनी की दीवारें अत्यधिक मोटी और पेशीय लचीली तथा आपका सकरी गुहा युक्त होती है। तो आपको नोट करिएगा फुसफुस सिरा के भीतर जितना होता है उससे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, बोला गया है कि प्रत्येक हृदय चक्र के दौरान उत्पन्न होने वाली धमनी तरंगों को सुनने के लिए चिकित्सक स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। दूसरी ध्वनि उस समय सुनाई देती है जब एवी कपाट खुल जाते हैं। आलिंदों के रुधिर के बलपूर्वक निलय में आने के कारण निलय आपका भित्तियों में कंपन होने लगता है। नीलियों से वाहिकाओं में रुधिर के बहने के बाद अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं और एवी पर्वसंधि मतलब एवी नोड और एसए नोड से जो है आपका संकेत प्राप्त करती है। क्या आंसर हो सकता है? तो ध्यान दीजिएगा स्वस्थ वयस्क में सामान्यतः दो हृदय धमनियाँ लब और साथ में ही डब, ठीक है, कौन सी ध्वनियाँ सुनी जाती है? लब और डब की ध्वनियाँ सुनी जाती है कि नीलियों से वाहिनियों में रुधिर के बहने के बाद अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं। साथियों सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल राइट होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं, क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुधिराणु उत्पत्ति मतलब एरिथ्रो जो है पोइट्स का आरंभ कहाँ होता है? वृक्क में, यकृत में, जो है प्लीहा में या लाल अस्थि मज्जा में? क्या होगा साथियों? तो इरिथ्रोपोइट्स लाल रुधिर कोशिका के बनने की एक प्रक्रिया होती है जो कि आपका हीमोपोइंसिस का भाग होता है। तो क्या राइट आंसर है आपका? क्या ऑप्शन नंबर डी है क्या? लाल अस्थि मज्जा, रेड आपका आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पल्स और या फिर सेल्स हम लोग इसे कह सकते हैं। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्लाज्मा बराबर रुधिर माइनस आपका लिम्फोसाइट्स, सीरम बराबर होगा रुधिर प्लस फाइब्रिनोजेन और लिम्फ बराबर प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी और ब्लड मतलब रुधिर बराबर प्लाज्मा आरबीसी और साथ में ही डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु। बिल्कुल सही है। तो रुधिर के निर्माण में आरबीसी और आपका डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु ये सारे के सारे जो है
महत्वपूर्ण होते हैं, तो आपका डी आंसर करेक्ट होगा। और ऑब्वियसली हर बच्चा इस क्वेश्चन को सही कर पाएगा अगर वह रेगुलरली चीज़ों को देख रहा है, चीज़ों को फॉलो कर रहा है। तो चलिए साथियों, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो स्तनधारी का महाधमनी में रुधिर दाब किस प्रक्रिया के दौरान सबसे अधिक होता है। बाह्य आलिंद के संकुचन के दौरान, दाह्य आलिंद के अनुशिथिलन के डायस्टोल के दौरान, बाह्य निलय के प्रकुंजन के दौरान, या फिर दाह्य आलिंद के अनुशिथिलन के दौरान होगा, यह आपको बताना है। तो आपका स्तनधारी की धमनी में अधिकतम रुधिर दाब जो होता है बाह्य निलय के प्रकुंजन के बाद होता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, बाह्य निलय के प्रकुंजन के दौरान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, क्या बोला गया है, तो परानुकंपी तंत्रिकाएं संकेत हृदय के कार्य संचालन को कैसे प्रभावित करते हैं। हृदय स्कंदन गति और हृदय निकास को कम करके, हृदय स्कंदन गति और हृदय निकास को बिना प्रभाव के लिए बढ़ा जाती है, और हृदय स्कंदन गति और हृदय निकास दोनों बढ़ जाते हैं, या हृदय स्कंदन गति कम हो जाती है लेकिन हृदय निकास बढ़ जाता है। बताइए, ऑब्वियसली बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन है, और आप लोग आंसर कर पाएंगे कि परानुकंपी तंत्रिका संकेत हृदय की स्कंदन गति और निकास को कम करके प्रभावित करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना कि हृदय स्कंदन गति और हृदय निकास को कम करके ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि ए बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति क्यों सर्वदाता मतलब ग्राही कहलाता है, एक्सेप्टर जिसे हम लोग कहेंगे। तो आरबीसी रुधिर कोशिकाओं पर ए और बी दोनों प्रतिजन होते हैं तथा प्लाज्मा के प्रतिरक्षी अनुपस्थित होती हैं, या फिर जो है प्लाज्मा में आरबीसी नहीं, प्लाज्मा में ए और बी दोनों प्रतिरक्षी होती है। चलिए मैं बात कर दूं, आंसर ही आपको बता दे कि आपका जो राइट आंसर होगा कि लाल रुधिर कोशिकाओं पर ए और बी दोनों प्रतिजन होते हैं तथा प्लाज्मा में प्रतिरक्षी अनुपस्थित होते हैं। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है साथियों, ये आपको नोट डाउन करना है। चलिए उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जहाँ एक सामान्य मनुष्य, क्या बोला है, जहाँ एक सामान्य मनुष्य का मानक ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम विद्युत हृदय लेख का आरेख देखा जाता है और पी तरंग क्या दर्शाती है। जो पी तरंग है ये क्या दर्शा रही है, ठीक है, ये जो चल रही है ये क्या दर्शा रही है, ये हमें बताना है। दोनों आलिंद संकुचित हो रहे हैं या निलय संकुचन का प्रारंभ हो रहा है, प्रकुंजन का जो है प्रारंभ या प्रकुंजन का समापन, कोई बता पाएगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की बात करें तो जो पी तरंग है वो आलिंदों में विद्युतीकरण प्रस्तुत करती है। ठीक है, दो आलिंद संकुचन हो रहे हैं, ये दर्शाता है। आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों, ये आपको बहुत ही अच्छे से नोट डाउन करना है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन है, और आप लोग आंसर कर पाएंगे कि दिए गए चित्र में मानव में रुधिर परिसंचरण का एक योजनाबद्ध आरेख दर्शाया गया है, जिसमें 4 भाग ए से लेकर डी तक का नामांकन किया गया है। इस नामांकन को उसके सही कार्य के विकल्प में चयन करना है। देखिए मैं आपको बता दूं कि क्या क्या नाम क्या कहोगे। देखिए ऑप्शन नंबर ए, देखिए सी महाशिरा रुधिर को जो है शरीर के भागों के जो है दाएं आलिंद तक ले जाता है, जो आपका जो है सी आंसर इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, मैं जूम करके बता दूं क्या है, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सेशन को शेयर करिए गाइस, और साथियों लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है। इस बार सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन तब होगा जब हम लोग लगातार मेहनत करेंगे और अधिक से अधिक जो है रिवीजन करेंगे चीज़ों का। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अंग है जिससे प्राय लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है।
तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग करेंगे कि मानव आरबीसी का औसतन जीवन काल पहले तो आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 120 डेज होता है। और इसके पश्चात इसकी मृत्यु कहाँ हो जाती है, तो प्लीहा में इसकी मृत्यु हो जाती है। कहा स्प्लीन में। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसलिए प्लीहा को क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान, कब्रगाह कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्या क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दर्शाता है और विकल्प में से किसके लिए भाग का सही प्रकार से वर्णित किया गया है। तो QRS कॉम्प्लेक्स एक जो है पूर्ण नाड़ी है, या फिर होगा शिखर टी संपूर्ण हृदय संकुचन का जो है प्रारंभ, शिखर पी तथा शिखर आर एक साथ जो है सिस्टोलिक योम डायलोसिस रुधिर दाब है। क्या हो सकता है बताइए। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होने वाला है कि शिखर पी तथा शिखर आर एक समान जो है सिस्टोलिक और साथ में ही आपका डायलोटिक रुधिर दाब होते हैं। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले कि रुधिर स्कंदन में निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन जो है सम्मिलित होता है। सीरम जो है एमाइलेज, या फिर होगा ग्लोब्युलिन, या फिर होगा फाइब्रिनोजेन, या फिर होगा एल्बुमिन। तो साथियों फाइब्रिनोजेन इज द राइट आंसर। क्या होगा आपका जो राइट आंसर होगा, फाइब्रिनोजेन जो है एक घुलनशील प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन होता है। क्या होगा राइट आंसर सी होगा। और आप सभी साथियों ने डेफिनेटली अच्छे से लगा पाया होगा, बेहतर लगा पाया होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिस के बंडल निम्न में से किस अंग का एक भाग है। ठीक है, किस अंग का एक भाग है ये हमसे बोला गया है। तो देखिए हृदय का, वृक्क का, अग्नाशय का, या फिर मस्तिष्क का। तो हिस का बंडल जो होता है यह जो है आपका एवी नोट्स, किसका साथियों, हृदय का एवी नोट्स, और यह हिस के बंडल। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए करेक्ट होगा, हार्ट का, हृदय का। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं, दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि रुधिर दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 100/55 मिली HG आदर्श रुधिर दाब माना जाता है, या फिर 105/50 मिली, ठीक है, HG रुधिर दाब व्यक्ति के अत्यंत सक्रिय माना जाता है। तो साथियों 190 से लेकर, ठीक है, 190 से लेकर 110 मतलब आपका 110 मिलीमीटर HG रुधिर दाब जैविक अंगों जैसे कि मस्तिष्क और वृक्क को हानि जो है पहुंचा सकता है। तो साथियों जी हाँ, आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ये डेफिनेटली आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। धमनियाँ ऐसी वाहिनिकाओं के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित हो जाती है जो कि आपका रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाती है और केशिकाओं में विभाजित हो जाती है तथा पुनर्मिलन द्वारा शिरा का निर्माण करती है। एक जो है आपका अंतरांग के दूसरे अंतरांग तक रुधिर ले जाती है या विभिन्न भागों तक जो है ऑक्सीजन रहित रुधिर की आपूर्ति करती हुई है। तो चलिएगा, धमनियाँ ऐसी रुधिर वाहिकाएं होती है जो कि रुधिर के हृदय के विभिन्न अंगों की ओर लेकर जाती है। तो राइट आंसर होगा आपका रुधिर को हृदय के विभिन्न अंगों तक लेकर जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, किसी अंतः क्षिप्त पदार्थ औषधि का बिना कोई संकट उत्पन्न किए तीव्रतम आपका वितरण निम्नलिखित में से किस में अंतःक्षेपण द्वारा प्राप्त किया जाता है। पेशियों में, धमनियों में, शिराओं में या लसिका वाहिकाओं में। क्या आप लोग बता पाएंगे? चलिए, तो सभी साथी ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन नंबर सी शिराओं में, ठीक है, और शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। ये आपको ऑब्वियसली पता है और हर बच्चा जानता है। तो साथियों ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन, शानदार सा सेशन। चलिए, आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। क्लास को शेयर करिएगा और अपने साथियों को बताइए कि
साथियों जो है हमारी द्वारा पूरी कोशिश किया जा रहा है, पूरा शानदार सा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप लोग लगातार इस बेहतरीन सी क्लास को ज्वाइन करें और हो सके तो हाँ हमारी जो जितनी भी क्लासेस है उन्हें भी ज़रूर देखा करें। तो चलिए मिलते हैं साथियों नए सेशन में, आपसे मुलाकात होगी। वंदे मातरम, जय हिंद।